आरसीसी क्लास स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू डब्ल्यूएसएम एंड एलएसएम क्वेश्चंस लगा रहे थे। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चन, द assumption that the plane section normal before bending remains normal after bending is used only in working stress method of design, only in limit state method of design, in both working stress and limit state method of design, and only in ultimate load method of design। देखिए अब इससे क्या है, ये डब्ल्यू एस एम और एल एस एम का मिला के इसका ऑप्शन ऐसा सी होता है। दोनों में जो है assumption that plane section normal before bending remains normal after bending is used, तो प्लेन ही रहता है ये दोनों, है ना। आफ्टर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन, बिफोर बेंडिंग के पहले भी और बाद में भी जो प्लेन क्या होता है, नॉर्म रिमेन्स नॉर्मल। ठीक है, तो ये एलएसएम में भी होता है, डब्ल्यूएसएम में भी होता है। ठीक है, प्लेन कैसा रहता है, नॉर्मल ही रहता है अपना। तो लेकिन ये एक क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके लिए क्या है कि और भी एजम्पशन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डब्ल्यू एस एम और एल एस एम के एजम्पशन एक एक करके देख लेते हैं। तो उससे क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जब हमसे पूछा जाएगा तो वो हम देख लेंगे। अब देखिए एजम्पशन आपको कहाँ मिल जाएगा। एजम्पशन आपको मिलेगा डब्ल्यू एस एम का। पहले हम एजम्पशन देखते हैं। डब्ल्यू एस एम का जो एजम्पशन है वो आपको मिलेगा आई एस 456 में। कोड है उसमें आई एस 456 में। कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 80, फिर बी पॉइंट 1.3 में आपको ये एजम्पशन सारे मिल जाएंगे। अब देखिए एजम्पशन हो सकता है शायद आप पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो एक बार मैं एजम्पशन जो जो है अपने वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहले हम डब्ल्यू एस एम का एजम्पशन देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एजम्पशन जो है वो क्या बोलता है, फर्स्ट एजम्पशन आपको बोलेगा फर्स्ट, है ना। फर्स्ट एजम्पशन जो आपको बोलेगा वो क्या है, अ प्लेन सेक्शन, अ प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग, मतलब बेंडिंग से पहले, बिफोर बेंडिंग remains plain after bending, है ना। अब ये क्या है, अब इसको कैसे समझ सकते हैं, ये देखिए। ये एक सेक्शन था, ठीक है। ये एक सेक्शन था। उसके बाद क्या हुआ कि इस पे जब आप लोड डाले, लोड जब आप लगा रहे हो तो ये कैसा हो जाएगा, फिर ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। ओके, तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। तो क्या होगा, जब आप लोड लगाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, ऊपर का साइड में जो क्या होगा, ये कंप्रेशन में चला जाएगा, और नीचे के साइड में क्या चला जाएगा, ये टेंशन में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो फिर लोड लगाने के बाद जब है ये जो ऐसा पैराबोलिक शेप में जो जा रहा है, तो ये मान के चलो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। तो ये जो प्लेन था हमारा, ये जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर था हमारा वो कैसा था, ये मान के चलो बहुत सारे प्लेन से मिलके बना था ऐसा, है ना। ऐसा बहुत सारा प्लेन, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन मिलके बना हुआ था। ठीक है, ढेर सारा। तो क्या होगा अब, जैसे ही आप लोड लगाओगे ना तो ये सारे प्लेन कैसे होंगे, ये सारे प्लेन जो है ऐसे पैराबोलिक शेप में जाएंगे। ठीक है, ऐसे पैराबोलिक शेप में ही जाएंगे सारे। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है कि देखो ऐसा नहीं है कि ये प्लेन चेंज हो जाएगा। वो मतलब बेंडिंग के बाद भी, लोड लगने के बाद भी जब उसमें मोमेंट आएगा तो उसके बाद भी क्या होगा, वो जो है प्लेन ही रहेगा। प्लेन जो है, ऐसा नहीं है कि प्लेन टूट जाएगा, प्लेन वो रिमेन्स रहेगा, है ना। अब क्या है कि मान के चलो यहाँ पे शुरुआत में ऐसा हम ये एक्स एक्स पॉइंट ले ले रहे हैं ऐसा। ठीक है, इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस लेते हैं एक्स। ठीक है,
तो ऊपर में क्या हो रहा है देखिए, अब इस सेक्शन, वही एक्स एक्स पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए ऊपर वाला क्या हो रहा है, ऊपर का जो मैटर मैटर है, जो पार्टिकल मैटर है, वो क्या है, पास पास आ रहा है। देखिए ये ऐसे जा रहा है, ये ऊपर का जो है पास आ रहा है, कंप्रेशन के कारण क्या हो रहा है, पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, है ना। और नीचे क्या हो रहा है, नीचे का देखिए तो ये दूर जा रहा है ना, दूर जा रहा है ऐसा। ठीक है, कलर चेंज करके बता रहा हूँ। टेंशन के कारण ये नीचे में टेंशन आ रहा है, तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से दूर 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 जा रहे हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। इसको डिलीट करता हूँ फिर, और स्ट्रेन स्ट्रेस बताता हूँ, स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा इसका। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस है। ओके, देखिए मान के चलिए ये हमारा बीम है। कौन सा बीम है, ये मान के चलिए ये हमारा क्या था, बीम। क्या है, बीम। ठीक है। अब नीचे में क्या है, नीचे में आप क्या प्रोवाइड करते हो, टेंशन साइड में रिइंफोर्समेंट। जरूरी नहीं है हमेशा रिइंफोर्समेंट नीचे साइड ही लगे, ऊपर भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है टेंशन हमेशा नीचे साइड में ही लगे, है ना। नॉर्मल बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको नीचे साइड में टेंशन मिलेगा, और वही आपका कैंटिलीवर बीम देख लो तो आपको कहाँ टेंशन साइड ऊपर में मिलेगा, है ना। तो ये ऐसा सिंपली सपोर्टेड मान के चलो मैं बना रहा हूँ, बीम है कोई, है ना। अब क्या है, यहाँ से ये न्यूट्रल एक्सिस इसका क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस। और जब स्ट्रेन डायग्राम देखोगे तो क्या होगा, स्ट्रेन डायग्राम जो आपको बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेन डायग्राम जो बनेगा वो बिल्कुल लीनियर बनेगा। ठीक है, स्ट्रेन डायग्राम के साथ साथ स्ट्रेस डायग्राम भी आपका क्या बनेगा बच्चों, वो लीनियर ही बनेगा। ठीक है, देखिए ये लीनियर, ये स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेस डायग्राम जो हम बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, ये भी क्या बनेगा आपका, लीनियर ही बनेगा। ठीक है, अब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो है, तो ले लेते हैं एक्स से। ठीक है, अब देखिए जब भी हम अगर निकालना हो कि यहाँ पे बताओ यहाँ पे कितना स्ट्रेन है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कितना स्ट्रेस है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, ये ऊपर में इसको मान के चलो y1, और यहाँ पे जो भी स्ट्रेन का वैल्यू होगा E1 मान लो, और यहाँ पे E2 मान लो। ठीक है, और ये ऊपर में अपना y मान लो, y तो क्या कर देंगे, लिख देंगे E1/y इज इक्वल टू E2/y। इससे ये वैल्यू पता रहेगा, स्ट्रेन आपको पता ही रहेगा, और ये वैल्यू भी पता रहेगा, तो E2 निकल जाएगा, यहाँ पे कितना स्ट्रेन है वो निकल जाएगा। ऐसा हम क्यों निकाल पा रहे हैं, क्योंकि क्या है, लीनियर है। स्ट्रेन डायग्राम क्या है, स्ट्रेन डायग्राम हमारा लीनियर है, तो क्या पहला एजम्पशन क्या हुआ, अ प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये था। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ अलग सा था, नॉर्मल वार्मल करके था, वो हम देख लेंगे जब ये सारा एजम्पशन पढ़ लेंगे तो, है ना। तो फर्स्ट एजम्पशन क्या है, अ प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। मतलब क्या कि बेंडिंग से पहले भी और बेंडिंग के बाद भी वो प्लेन सेक्शन, वो सेक्शन क्या रहेगा बच्चों, वो रिमेन प्लेन ही रहेगा, है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। फर्स्ट एजम्पशन हमारा ये था। अब इसी में क्या है, स्ट्रेन वैल्यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, है ना। न्यूट्रल एक्सिस से कोई लेना देना नहीं स्ट्रेन वैल्यू का। ठीक है, तो देखिए इसी में क्या है, इसी में है स्ट्रेन वैल्यू,
ये सारे क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। आर प्रोपोर्शनल स्ट्रेन वैल्यू आर प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। स्ट्रेन वैल्यू जो होगा, अभी इंडिपेंडेंट बोला था, वो प्रोपोर्शनल बोल रहा था, लेकिन इंडिपेंडेंट बोल दिया था, वो गलत था। ये पॉइंट देखिए, स्ट्रेन वैल्यू आर प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। अभी देखिए ना, अ, जो ऐसा था, ऐसा अगर मान के चलिए सेक्शन है, ये टेंशन साइड का बना दे रहा हूँ, ये E1 है और हमें E2 निकालना है। ये डिस्टेंस पता है ऊपर वाला न्यूट्रल एक्सिस से, और ये डिस्टेंस पता है E2 तक का। तो हम आराम से निकाल सकते हैं क्या, E1/Y1 इज इक्वल टू E2/Y2। ये क्यों, कैसे निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है ना। स्ट्रेस में भी आप ऐसे निकाल सकते हो। ओके। वो पॉइंट मैं गलत बोल दिया था, इंडिपेंडेंट, और समझा भी गलत दिया था, तो उस चीज को ध्यान रखना, वो मिस्टेक था। क्या है कि अपन नोट्स बनाते तो वो बुलेट पॉइंट्स में लिख के रखते ना कि क्या क्या बताना है, तो उसमें गलती से मैंने इंडिपेंडेंट पढ़ लिया था। तो मैं बता रहा था उस टाइम में भी, मुझे लग रहा था कि मैं गलत बोल रहा हूँ करके, लेकिन ये है कि प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टेन डायग्राम विल बी लीनियर। स्टेन डायग्राम लीनियर होगा, ठीक है। ये जंक्शन नंबर 1 है, ये WSM का देख रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड एजम्पशन क्या है, फर्स्ट एजम्पशन हो गया, चाहो आप तो लिख भी सकते हो, है ना। अब सेकेंड एजम्पशन देखते हैं। या एक काम करते हैं, सेकेंड एजम्पशन से जब क्वेश्चन आएगा तो वो देख लेंगे, अभी मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। देखिए सेकेंड एजम्पशन क्या है। सेकेंड एजम्पशन बोलता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शैल बी नेग्लेक्टेड। ओके। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शैल बी नेग्लेक्टेड, ये मैं बता चुका हूँ कि टेंशन साइड में जो है कंक्रीट को नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन कब नेग्लेक्ट करते हैं, जब हम क्रैक सेक्शन लेते हैं तब। ओके। जब हम क्रैक सेक्शन लेते हैं तब हम नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। क्रैक्ड लिया तो नेग्लेक्ट, अनक्रैक्ड लिया तो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अनक्रैक्ड तो टेंशन साइड में कंक्रीट नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, क्रैक सेक्शन में नेग्लेक्ट और नेग्लेक्ट नहीं करेंगे इधर, ठीक है। उसके बाद क्या है, विद इन वर्किंग लोड्स, ठीक है। वर्किंग लोड के अंदर स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन फॉर कंक्रीट स्टील आर लीनियर। ये बता चुका हूँ कि स्ट्रेस, वो पहला डायग्राम जो बनाया था उसी में बताया था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो दोनों का जो डायग्राम होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, इलास्टिक रेंज में, इलास्टिक रेंज क्या है, हम अपना ग्राफ जो बनाए थे कंक्रीट का ग्राफ कैसा बताया था मैं आपको। कंक्रीट का जो ग्राफ बनाया था वो क्या है, ऐसा कुछ था। ऐसा था तो हम यहाँ पे मान के चलो ले रहे थे 30, है ना, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम उसको 3 से डिवाइड करते थे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लगाते थे WSM में, वो कहीं यहीं पे आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये इलास्टिक रेंज में तो ऑलरेडी है ना। तो ये तो इलास्टिक रेंज में तो है ही, है ना। तो इलास्टिक रेंज का मतलब क्या हुआ, इलास्टिक रेंज का मतलब ये हुआ, दो चीज होता है, एक होता है इलास्टिक रेंज, दूसरा होता है प्लास्टिक रेंज। नॉर्मल एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। रबर देखो, आप लोग रबर को जब आप खींचते हो, है ना, रबर को आप जब खींचते हो और फिर छोड़ देते हो, तो वो क्या, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक, ठीक है। वैसे ही जब आप स्टील पे या कंक्रीट पे लोड लगाए, ठीक है, आपने लोड लगाया,
स्टील या कंक्रीट पे आपने क्या किया, लोड लगाया। लोड लगाने के बाद आप जैसे ही जब आप लोड हटाते हो तो वो क्या होता है, वो अपने ओरिजिनल शेप में चला जाता है। तो उसको क्या बोलती है, इलास्टिक। ठीक है। उसी तरह क्या है कि आप एक लकड़ी को पकड़ो, उसी तरह आप उसको क्या करो, बीच से तोड़ दो, है ना। एकदम उसको बेंड करो, बेंड करो, बेंड करो, और क्या होगा, वो एक टाइम आएगा कि वो टूट जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा तो वो क्या होगा कि वो वापस से उस शेप में नहीं आ सकता, है ना। तो क्या होगा, ये आपका एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल हो गया, प्लास्टिक स्टेज का, है ना। उसके बाद और एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो ऐसे ही है कि आप एक रबर का ही मटेरियल ले लो। ठीक है, रबर का मटेरियल ले लो और उसको खींचो, और, खींचने के बाद क्या होता है, खींचने के बाद क्या हो रहा है कि वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पा रहा है। जितना आपने घीस के छोड़ दिया, कोई कोई रबर होता है ना वैसा, जितना आपने घीस दिया वो उतना ही पड़ा रह जाता है ना, ओरिजिनल शेप में नहीं आता वो। ओरिजिनल मतलब आइडियल रबर का केस नहीं बोल रहा है, ऐसे उसमें कुछ शायद मिक्सचर ऐड वैड किया हुआ हो तो उस केस का बोल रहा हूँ। उस केस में क्या होता है कि वो जब आप घींचते हो तो क्या वो अपने शेप में नहीं आता, तो फिर क्या है, वो प्लास्टिक स्टेज में आ जाता है। ठीक है, लेकिन हम जो ये जो सारा काम कर रहे हैं, ये कंक्रीट में, आरसीसी में, वो क्या है, इलास्टिक स्टेज में कर रहे हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि हम लोड लगाएंगे वो वापस से वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, जब ज्यादा लोड लगाओगे क्रिप के कारण जो है, क्रिप इफेक्ट आता है, ये सब इफेक्ट जब आएगा उसके कारण क्या होता है कि वो थोड़ा सा हमेशा ओरिजिनल शेप में थोड़ा सा नहीं आता, है ना। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि हम इलास्टिक रेंज में लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो ये एक अजम्पशन था। अब क्या है, अब इसी में स्ट्रेस रिलेशन जब आपको निकालना होगा, स्ट्रेस रिलेशन, तो क्या होगा, स्ट्रेस रिलेशन देखने के लिए क्या है, देखिए, एक बीम ले रहा हूं मैं। ठीक है। इसका एक न्यूट्रल एक्सिस होगा। न्यूट्रल एक्सिस हमेशा कहाँ से पास करेगा बच्चों, सीजी से पास पास करेगा। ठीक है। और सीजी किस पे डिपेंड करेगा, सीजी डिपेंड करेगा कि ये कंक्रीट का कितना शेप एंड साइजेज है, प्लस में कि किधर ज्यादा भार है, किधर ज्यादा लोड है ना। अगर इन्फोर्समेंट अगर हम ज्यादा डाल दे तो सीजी क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, है ना। अगर इन्फोर्समेंट अगर नहीं डाले, इन्फोर्समेंट डाले ही नहीं तो क्या, सेंटर पे इसके बीच में कहीं पे सीजी आ जाएगा, है ना। और अगर रिइंफोर्समेंट डाल दिए, है ना, तो क्या होगा, सीजी मूव करेगा। सीजी अब रिइंफोर्समेंट अगर डालेंगे तो आप बोलोगे कि मतलब ज्यादा भारी तो नीचे के साइड हो गया, तो हमेशा नीचे ही शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता। आप जब लोड लगाते हो तो उस क्या होता है कि फिर लोड इफेक्ट के कारण चीजें अनबैलेंस होता है ना। उस केस में क्या है, स्ट्रेस लगता है, तो स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि सीजी मूव करता है। तो रिइंफोर्समेंट, ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन में सीजी नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। ओवर इन्फोर्समेंट के केस में एकदम बिल्कुल याद रखो, ओवर इन्फोर्स सेक्शन होगा तो सीजी जो है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे रहेगा। बैलेंस सेक्शन रहेगा तो सीजी बिल्कुल एकदम, जो लिमिटिंग होगा, एक्सयू लिमिटिंग, है ना। लोड लगाने के बाद जो हम एक्सयू लिमिटिंग लेते हैं बैलेंस सेक्शन, वहीं पे रहेगा। और अगर अंडर इन्फोर्स्ड मतलब कि अंडर इन्फोर्स सेक्शन रहेगा, तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन में क्या होगा कि हमारा जो ये है, हमारा जो सीजी है ना, वो क्या ऊपर कंप्रेशन साइड में होगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। अब कौन से केस में रेनफोर्स्ड होगा, अंडर रेनफोर्स होगा, सॉरी, अंडर रेनफोर्स्ड होगा, ओवर रेनफोर्स्ड होगा, बैलेंस होगा। हम क्या चाहेंगे, हम हमेशा चाहेंगे क्या, कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन बनाए। क्यों, अंडर रेनफोर्स सेक्शन बनाने से हमें क्या फायदा होता है कि हमें डक्टिलिटी मिलता है उससे, है ना। आप लोड बढ़ाओगे तो आप चाहोगे ताकि वो डक्टाइल नेचर शो करे, है ना। जब स्टील पे जब ज्यादा लोड जाए तो वो क्या करे, थोड़ा डक्टाइल शो करे वो, है ना। टेंशन टेंशन तभी तो वो ले पाएगा ना, है ना। जब डक्टाइल नेचर रहेगा उसके कारण, इसलिए तो वो टेंशन ले पाता है बेचारा, है ना। और फिर क्या है कि अगर आप ज्यादा स्टील लगा दिए, ठीक है, ज्यादा स्टील लगा दिए तो फिर क्या होता है कि वो फिर आपका जो है वो ब्रिटल नेचर शो करेगा, ब्रिटल बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, वो ब्रिटल हो जाएगा। ओवर इन्फोर्स सेक्शन हम नहीं चाहते कि ओवर इन्फोर्स सेक्शन बनाए। अगर ओवर इन्फोर्स सेक्शन बनता है तो आप वहाँ पे क्या करते हो, डबली रिइंफोर्स्ड प्रेस्क्राइब करते हो कि चलो डबली रिइंफोर्स सेक्शन लगा देते हैं। ठीक है। अब
डबली रेनफोर्स सेक्शन नहीं लगा पाए, आपको है जिद है कि नहीं हमें सिंगल रेनफोर्समेंट से ही, मतलब कि डबली रेनफोर्समेंट नहीं लगाना, ओवर रेनफोर्स्ड ही डिजाइन करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। तो क्या है कि एसएससी आपसे डिजाइनिंग का तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि डिजाइन करके बताओ, है ना। आपसे यही पूछेगा कि बताओ कि ओवर इन्फोर्स सेक्शन कब होता है, ओवर इन्फोर्स कब होता है, अंडर इन्फोर्स कब होता है ना। सीजी का मूवमेंट किधर होता है, ये है। अब आपका स्ट्रेस रिलेशन है, स्ट्रेस रिलेशन देख लीजिए। स्ट्रेस रिलेशन के लिए मैं आपको भी एक बताया था कि डायग्राम कैसे मूवमेंट होता है, लीनियर होता है ना। डायग्राम कैसा होता है, मूवमेंट बोल रहा था मैं, डायग्राम कैसा होता है, डायग्राम क्या होता है, लीनियर होता है। तो स्ट्रेस डायग्राम जब हम देखेंगे, स्ट्रेस डायग्राम देखेंगे तो कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। ऐसा कुछ होगा बच्चों। तो फिर क्या है कि ऊपर में जो आपका होगा, ये ऊपर में कितना ज्यादा ये कंक्रीट है, ऊपर में क्या है, कंक्रीट है ना। ऊपर में क्या है, कंक्रीट है। सारा लोड कौन ले रहा है, कंक्रीट ले रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर में कंप्रेशन है, कंप्रेशन किस में गुड होता है, किस में अच्छा होता है, तो कंक्रीट ले अच्छा करता है ना। और नीचे में स्टील है, तो स्टील क्या लेता है मेनली, टेंशन लेता है, टेंशन के लिए। तो नीचे में क्या हम देखते हैं, नीचे में कौन ज्यादा प्रायोरिटी रहता है, सारा लोड कौन संभाल के रखता है, स्टील रखता है ना। तो ऊपर में जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू आप किसका देखोगे, स्टील का तो देखोगे नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि ऊपर में तो कंक्रीट आप मान के चल रहे हो, ऊपर में कंक्रीट कॉम्प्रेशन है, कॉम्प्रेशन कंक्रीट ले रहा है। तो मान के चलो कि हमने M30 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया, ठीक है। तो ऊपर में अगर मैं आपसे पूछूं, M30 का मतलब क्या होता है, 30 N/mm², है ना। इस पे जब वैल्यू जाएगा तो हम मान के चलेंगे क्या कि ये ब्रेक कर गया, टूट गया, फेल हो गया, है ना। एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। 30 N/mm² पे अगर आप लोड ले जाओगे तो जरूरी नहीं है कि वो फेल कर जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताया था कि इस, जब हम टेस्टिंग करते हैं, है ना, जब हम टेस्टिंग करते हैं तो 30 से पहले 5% डाटा ही जो है, 5% सैंपल ही जो है फेल करता है 30 से पहले। बाकी 95% सैंपल जो है वो हमें 30 से प्लस, है ना। और 30 से प्लस कितना, 0.65 सिग्मा ऐसे कुछ था। तो उससे ऊपर, है ना, तो इससे ऊपर सिग्मा का वैल्यू था, सिग्मा का वैल्यू बताया था कितना होता है, मतलब कि आपका वही 34 35 के आसपास आता है वो, है ना। 34 35, 30 पे फेल नहीं करेगा वो, आप 31 डाल दो, 32 डाल दो, हो सके वो फेल नहीं करे, लेकिन हम मान के चलेंगे कितना कि 30 पे तो भाई फेल कर ही जाएगा, ठीक है। और 28 से नीचे तो जाएगा ही नहीं, 28 से नीचे तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज है, 27 से नीचे, सॉरी -3 होता है, 27 से नीचे तो जाएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम 30 लेते ही नहीं है। WSM में हम कंक्रीट में कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, 3 लगाते हैं। तो ऊपर में कितना मैक्सिमम, जैसे ही 10, ये मैक्सिमम जाएगा 10, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, 10 को क्या बोल देंगे, CBC। CBC क्या होता है, FC के वैल्यू अपॉन 3, ठीक है। ये M30 ग्रेड लिया तो इसलिए 10 हो गया। अगर M40 लेता तो 40 को 3 से डिवाइड कर दो, तो जितना होगा उतना जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये मैक्सिमम लिमिट है। क्या होगा CBC का मतलब, कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। उसी तरह नीचे में भी कंक्रीट भी तो लगा हुआ है, तो इसमें जब टेंसाइल जाएगा, टेंशन होगा कंक्रीट में, तो टेंसल यहाँ पे कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। कंक्रीट में भी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसको क्या हम FCR मेथड से देखते हैं, जो कि क्या था, FCBT। FCBT, है ना, कंक्रीट इन बेंडिंग इन टेंशन, ठीक है। ये हम FCBT बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो हमें मतलब है FCBT, FCBT से तो हम ये डिसाइड करते हैं कि सेक्शन क्रैक्ड है या अनक्रैक्ड है ना। वो क्या था, 0.7 √FCK से अगर वैल्यू ज्यादा आ गया मतलब हम समझ गए कि अरे वो तो क्रैक्ड सेक्शन है, अगर कम आया तो मतलब ये है कि अनक्रैक्ड सेक्शन है। नीचे में हम क्या देखते हैं, नीचे में हम टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करते हैं। उसको कैसे करते हैं, उसको, उसका भी तरीका है। तो देखिए ऊपर में अगर मान के चलिए कि यहाँ पे 10 लोड लगाया, कंप्रेशन जो है वो हमें मिल रहा है 7 या 3 या 4, ऐसा कुछ वैल्यू मिल रहा है आपको, तो वो आप क्या बोलोगे, उसको उसको बोलोगे CA। CA कितना है, तो ऊपर में कंप्रेशन साइड में आपको मान के चलो कंप्रेशन जो मिल रहा है वो मिल रहा है 7 N/mm²।
मैक्सिमम आप जा सकते हो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर पे, बट आपको मिल रहा है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो आप उसको क्या बोलोगे, सी ए वैल्यू इज 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब नीचे में देखिए, नीचे में क्या है, यहाँ पे एफ वाई है, मतलब एल्ड स्ट्रेंथ ऑफ ये स्टील यहाँ पे है। लेकिन क्या है कि एफ वाई को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे TA/M, TA/M। ये ऐसा क्यों लिखते हैं TA/M, TA/M इसलिए लिखते हैं कि यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि नीचे जो स्टील है ना, जो स्टील है आप उसको रिमूव करके, है ना, स्टील को आप क्या करो कि रिमूव करके, और स्टील के इक्विवेलेंट आप कंक्रीट लगाओ, है ना, स्टील के इक्विवेलेंट आप कंक्रीट लगा दो, है ना। तो वही है, तो आप मॉड्यूलर रेशियो TA/M, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, TA/M। तो TA/M कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा D-XA पे, D-XA। XA क्या है, XA है टॉप से न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस। D क्या है, टॉप से रेनफोर्समेंट के, टॉप से जो आप देखोगे रेनफोर्समेंट के सेंटर तक का डिस्टेंस। ये मान के चलो रेनफोर्समेंट है, इससे ऊपर से लेके आप टॉप तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। तो स्ट्रेस रिलेशन जो है, स्ट्रेस रिलेशन अगर आपसे पूछा जाए, या आप जब क्वेश्चन जब भी बनाओगे, है ना, जब आप मेंस का पेपर दोगे तो उस टाइम में, तो स्ट्रेस रिलेशन ये सब यूज आएगा, उस टाइम में डिजाइन का क्वेश्चन आएगा। तो स्ट्रेस रिलेशन क्या हो जाएगा, CA/XA। CA क्या है, ये यहाँ जो वैल्यू आएगा आपको वो CA, और XA पता है। उसके बाद TA/M, टेंसाइल स्ट्रेंथ से आपको पता लग जाएगा। TA/M जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको ये सब एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। D-XA, और FCBT, ये वाला वैल्यू FCBT कितना, FCBT, और ये कहाँ पे है, D है। ये पूरा जो डिस्टेंस है, पूरा जो डिस्टेंस है ऊपर से लेके बॉटम मोस्ट पार्ट तक, वो क्या है, टोटल डेप्थ। तो ये क्या है, FCBT जो है D-XA पे मिलेगा आपको, है ना। तो ये क्या है, स्ट्रेस रिलेशन है, तो इस चीज को याद रखना है, ओके। तो ये 3 एजम्पशन थे WSM के। चौथा, अब M, TA/M था, तो M मॉड्यूलर रेशियो क्या है, मॉड्यूलर रेशियो आपको बताया हूं मैं ऐसे, लेकिन चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ मॉड्यूलर रेशियो, क्योंकि ये एजम्पशन नंबर 4 है। एजम्पशन नंबर 4 क्या बोलेगा आपको, द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशियो इज, M निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है, क्या निकालेंगे, क्या लिखेंगे, 280/3 सिग्मा C। ये कौन से केस में, क्रैक्ड भी में भी यूज कर सकते हो आप, या फिर अनक्रैक्ड में भी। ठीक है, क्रैक्ड सेक्शन में भी या फिर अनक्रैक्ड सेक्शन में भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए। ऐसे M = क्या होता है, M = जो मैं आपको बताया था वो क्या बताया था, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय EC, कंक्रीट का इलास्टिसिटी, और ES/EC। तो ES इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना होता है बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होता है 2 × 10⁵ ठीक है, और EC का जो फॉर्मूला होता है, EC का फॉर्मूला मैं आपको बताया था, EC का फॉर्मूला जो बताया था वो क्या बताया था, 5000 √FC के बताया था, है ना। अब मान के चलो कि हम M30 ग्रेड ले रहे हैं, ठीक है। तो M30 ग्रेड ले रहे हैं, तो मॉड्यूलर रेशियो इस फॉर्मूले से क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो है मैं बता दिया फिर से, 2 × 10⁵ होता है। अरे अरे, इसीलिए भाई, चलिए हटाइए इसको, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो बताया वो क्या बताया, 2 × 10⁵ बताया, ठीक है। अब इस M30 ग्रेड मान के चल रहा हूँ, M30, ठीक है। तो इससे आप मॉड्यूलर रेशियो जब आप निकालोगे तो ऊपर में क्या लिखोगे, 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाई कितना, 5000 √30, है ना। ये कर लो, या फिर डायरेक्ट आप इससे निकाल लो,
ये फॉर्मूला से निकाल लो, ये सब करने का जरूरत नहीं। ठीक है, ये है शॉर्ट टर्म के लिए, है ना। ये कोड बोलता है भाई आप ऐसे निकालो, 280/3 सिग्मा सीबीसी। सीबीसी का सिग्मा सीबीसी का वैल्यू मैं आपको बताया ही हूँ, तो आप वैसे निकाल लेना, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एम इंटू एक टर्म आता है आपका M × AST, है ना। M × AST का मतलब क्या होता है? M × AST का मतलब होता है इक्विवेलेंट एरिया इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट फॉर AST एरिया, दैट इज एरिया ऑफ स्टील। देखिए मान के चलो कि ये इतना स्टील है ना। इसी के इक्विवेलेंट अगर हम कंक्रीट में इतना ही एरिया अगर हम दिखाना शो करें, मतलब ऐसा कि जो ये स्टील जितना लोड बियर कर रहा है, जो जितना टेंसाइल स्ट्रेंथ ये शो कर रहा है ना, उतना ही टेंशन अगर हम कंक्रीट में लगाना चाहे। कंक्रीट थोड़ा बहुत तो टेंशन लेता ही है ना, और जैसे हम एफसीबीटी से निकालते थे ना। अगर हम मान के चलो कि उस चीज को हम, है ना, उस चीज को हम अगर स्टील को हटा के अगर हम उस जगह पे कंक्रीट लगाए तो वो एक लार्जर एरिया ऑक्यूपाई करेगा, है ना। वो एक लार्जर एरिया ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो हम उसी को क्या करते हैं, वही हम मानते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम स्टील को वहां से रिमूव करते हैं, है ना। जब हम बनाते हैं तो स्टील को रिमूव करते हैं और वहां पे क्या करते हैं, हम उतने एरिया को इक्विवेलेंटली लिखने के लिए क्या करते हैं, M × AST, है ना। तो क्या हो गया, इक्विवेलेंट एरिया इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट फॉर एसटी एरिया ऑफ स्टील। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्या जरूरत है? आप बोलोगे क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है कि आप बेंडिंग मोमेंट निकालोगे। बेंडिंग मोमेंट जब आप निकालते हो तो क्या होता है उसका, बेंडिंग मोमेंट में आप कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे बेंडिंग स्ट्रेस ये सब में, है ना। ये है, ये ये निकालोगे आप, जब बेंडिंग मोमेंट इस फॉर्मूला से जब निकालोगे, Mi = σ/y, तो इसमें जो है आपको एरिया लेना पड़ेगा ना, नीचे वाले केस में एरिया। तो उसमें आप इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऊपर से लेके नीचे एक ही चीज का मान के चलोगे ना, कंक्रीट कंक्रीट ही लोगे ना, है ना। अलग अलग तो नहीं लोगे कि स्टील का अलग ले लोगे कंक्रीट का अलग ले लोगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कंक्रीट के एरिया के लिए हम क्या करते हैं, M × AST कर देते हैं। ठीक है, चलिए इतना सब तो का जरूरत ऐसे पड़ता नहीं है, लेकिन ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन हम लोग जो देख रहे थे, वो क्वेश्चन में क्या होगा कि वो दोनों के लिए होगा। वो जो मेन जो क्रक्स था उसका ये था कि भाई जो आपको ऑप्शन बोला गया है कि प्लेन ऑफ द सेक्शंस रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, मतलब बेंडिंग के पहले भी प्लेन रहेगा, आफ्टर भी प्लेन रहेगा। जैसे अपना ये प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ते हैं सोम में। तो उसमें जैसे केस रहता है कि लोड लगाने के बाद भी जो है सो, छोड़ दो आप रहना। तो वो जब हम लोड लगाने के बाद भी, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कि लोड लगाने के बाद भी प्लेन जो है वो प्लेन ही रहता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ चेंज हो जाता है ना। तो ऐसा है। तो फिर देखते हैं, जब सुन पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे अच्छा से। और अभी तो ये है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर, अभी जो मैं बताया था आपको, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका भी आप ऑप्शन आप सही बता दोगे। क्या बोल रहा है, इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम कब बोला था मैं कि कब आप लगाते हो, जब सेक्शन ओवर रेनफोर्स हो जाए। तो आप ओवर रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते हो। क्यों नहीं बनाना चाहते हो? क्योंकि वो डक्टाइल बिहेवियर, सॉरी, ब्रिटल बिहेवियर शो करने लगता है। ब्रिटल बिहेवियर आप नहीं चाहते हो शो करे। दूसरा चीज क्या है कि स्टील ज्यादा लगाओगे
है ना, ज्यादा ओवर इन्फोर्स्ड हो जाएगा तो अनइकोनॉमिकल भी होगा, ठीक है। मेन खर्च तो आपका स्टील स्टील का ही होता है बिल्डिंग में। तो ये भी एक है, अगर आप चाहो तो आप डिजाइन कर सकते हो, लेकिन आप चाहते नहीं हो कि आप ओवर रिइंफोर्स सेक्शन बनाओ। तो क्या बोल रहा है, इन सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट reaches earlier than the permissible stress in steel, the beam section is called। देखिए, अब क्या है कि मैं एक केस ले रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग। क्या है देखिए, थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ब्लैक कर दे रहा हूँ। चलिए, ये है, ये बीम है एक, ठीक है। सिंगली रेनफोर्स्ड बोला है तो सिंगली रेनफोर्स्ड कर देते हैं इसको। पहले हम एक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस के बाद इसका स्ट्रेस डायग्राम शो करते हैं। यहाँ से कुछ ऐसे रहेगा, कुछ रहेगा। चलिए इसके सामने क्या कर रहा हूँ मैं, ये बच्चों स्ट्रेस डायग्राम शो कर रहा हूँ इसका, ठीक है। सिंगली रेनफोर्स सेक्शन बोला है तो सिंगली रेनफोर्स शो कर देते हैं। यहाँ पे मान के चलिए होगा रेनफोर्समेंट डला होगा। अब मैं क्या यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेज अर्लियर। परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना है, मान के चलो कि M30 दिया हुआ है, तो परमिसिबल स्ट्रेस कितना आप जा सकते हो इसमें, सीबीसी सिग्मा सीबीसी मतलब 10, 10 ही जा सकते हो। मान के चलो कि ये 10 पहले पहुंच चुका है, ठीक है। और स्टील में जो है, और स्टील आपका मान के चलो 415 है, तो 415 को आप 1.8 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो 1.8 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 230 हो जाएगा। 230 लेते हैं एक बार, मैं देखूं, 1.8 से डिवाइड करके 230, हाँ, कोड बोलता है 230, तो 230 हो जाता है ना, 230 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो क्या है कि यहाँ पे आप कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ में आप कहाँ तक जा सकते हो, यहाँ पे आप जा सकते हो 230 न्यूटन पर एम स्क्वायर तक, यहाँ पे, ठीक है। स्टील में आप जा सकते हो 230 न्यूटन पर एम स्क्वायर पे, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि भाई कि ये पहले ही पहुंच गया है, ठीक है। ये जो है पहले ही पहुंच गया है। ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये मान के चलो ये लिमिटिंग में है, ठीक है। कि मैं ऐसा मान रहा हूँ, तीन केस बताया था बच्चों आपको, एक बैलेंस बताया था, एक ओवर इनफोर्स बताया था, एक अंडर इनफोर्स बताया था, ठीक है। अब बैलेंस सेक्शन क्या है, बैलेंस सेक्शन में ऐसा होता है कि ऊपर में 10 पहुंच जाए, ठीक है, जो परमिसिबल स्ट्रेस है कंक्रीट में वो पहुंच जाए, और नीचे में 230 साथ में पहुंच जाए, ठीक है, 230 मान के चलो। तो टू यहाँ पे 230, तो 230 न्यूटन पर एम स्क्वायर ये जो है स्टील में भी पहुंच जाए, ठीक है, और ऊपर में 10 पहुंच जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है कि ये पहले पहुंच जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि ऊपर में कंक्रीट में तो ये पहुंच गया 10, है ना, लेकिन स्टील में पूरा यील्ड तक नहीं आया है, 230 तक नहीं आया, पहले ही है कुछ, पहले ही है। तो मतलब क्या हुआ, देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस से नीचे, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे क्रॉस कर रहा है इस लाइन को, मतलब क्या हुआ, ये ओवर इन्फोसेक्शन हुआ। अगर वही मान के चलो कि ये पहले 230 पहुंच जाता, ये मान के चलो ये लाइन है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे 230 है, और ये ऊपर में पहुंचा मान के चलो 4 ही पहुंचा, और ये इधर पहुंच गया भैया 230 तक, ठीक है, ये पहुंच गया 230 तक, और ऊपर में ये ऊपर में 4 ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अंडर इन्फोसेक्शन होगा। देखो ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कट हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, अंडर इन्फोसेक्शन है, लेकिन तो इस ऑप्शन के हिसाब से जैसे मैं बताया ये वाला है, मतलब ओवर इन्फोसेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, ओवर इन्फोसेक्शन, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। समझ में आ गया।
ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये आप बताना मेरे को कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और जैसा भी होगा बताना। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं अपना और एफर्ट्स डालूंगा, है ना, ताकि समझ में आए। ऐसे तो मैं 3-4 बार रिपीट कर दे रहा हूँ ये सब चीजों को, जाकि समझ में आ जाए। देखिए अब क्या है, मॉडुलस ऑफ रप्चर द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कॉन्क्रीट गिव्स। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बताया हुआ है आपको विथ फॉर्मूलाज, है ना। क्या होता है मॉडुलस ऑफ रप्चर? ठीक है, मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या था? वही एफसीबीटी, है ना। एफसीबीटी था कि क्या, कि उसके अगर आगे एफसीबीटी वैल्यू के अगर ज्यादा वैल्यू हो गया, क्या था एफसीबीटी का फॉर्मूला मैं आपको क्या बताया था, 0 पॉइंट रूट एफसी के, है ना, 0.7 रूट एफसी के। तो अगर M30 ग्रेड दिया हुआ है तो कितना, 0.7 अंडर रूट 30। अब ये मॉडुलस ऑफ रप्चर किधर लगता है, मॉडुलस ऑफ रप्चर आपको टेंशन साइड में लगेगा, एकदम बॉटम मोस्ट पार्ट पे, कंक्रीट के बॉटम मोस्ट पार्ट पे, है ना। हाँ, तो और दूसरा चीज क्या बताया था मॉडुलस ऑफ रप्चर, मॉडुलस ऑफ रप्चर से रिलेटेड ये बताया था, ये अगर मॉडुलस ऑफ रप्चर का जो वैल्यू है अगर उससे कम वैल्यू आया टेंशन साइड में कंक्रीट पे बॉटम मोस्ट पार्ट पे, तो वो क्या है, क्रैक सेक्शन, अनक्रैक सेक्शन होगा, ज्यादा होगा तो फिर क्रैक सेक्शन हो जाएगा। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, तो मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो आपको पहला तो बोल रहा है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट देता है। ठीक है, दूसरा क्या देता है, द पहले पूरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर बताएंगे क्या है नहीं। द डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट तो दे ही नहीं सकते क्योंकि एफसीबीटी तो टेंशन साइड में होता है। ठीक है, तो या तो अब पहला ऑप्शन सही हो सकता है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, है ना, है ना। फिर तीसरा क्या है, सी, सी पढ़िए, सी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग, है ना, अंडर बेंडिंग। अब देखिए बेंडिंग में बोल रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का जब बेंडिंग के केस में हो तब। ठीक है, ये सी वाले ऑप्शन पे ध्यान देंगे। फिर चौथा ऑप्शन देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये तो फालतू है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब अब क्या होगा देखिए, सी, आप क्या बोला था मॉडुलस ऑफ रप्चर एफ सी आर, क्या बोला था एफ सी बी टी वैल्यू। ठीक है, एफ सी बी टी का फॉर्मूला, उसका फुल फॉर्म क्या बताया था, कंक्रीट इन बेंडिंग टेंशन। देखिए क्या होगा जब बेंडिंग स्ट्रेंथ जब लगेगा, बेंडिंग जब होगा तब तब होगा ना वो, है ना। तो वही, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ तो देता है कंक्रीट का, लेकिन कब, जब बेंडिंग लगाते हैं, बेंडिंग का जब होता है तब। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन तो हम लोग जैसे जिस स्पीड से कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन हम क्या है, फॉर्मूलाज ज्यादा, मतलब फॉर्मूलाज बोल रहा हूँ मतलब कि अपन ये के ज्यादा कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, है ना। कॉन्सेप्ट ज्यादा, अब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली मे बी टेकन एज, ये बताया हुआ है आपको। ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जहां भी रहेगा तो ये हम बताया आपको कि कहाँ पे यूज करेंगे, ये हम यूज करेंगे आपको ये एलएसएम में। ठीक है, अब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने हैं कंक्रीट और स्टील में, तो वो है ऑप्शन ए 1.5 एंड 1.8। ठीक है, अब देखिए द मिनिमम, अब ये देखिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन सी वाटर एज पर IS 456। अब ये भी क्वेश्चन तो कराया हुआ है, वो है सी वाटर में जो मिनिमम यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, M30 करते हैं। चलिए अच्छा है, रिवाइज हो गया। M30 करते हैं मिनिमम, और ऐसे M20 रिइंफोर्स सेक्शन में M20 करते हैं, है ना। द लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड एंड डेड लोड आर। ठीक है, अब लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड एंड डेड लोड आर, तो इसका क्या होगा, लोड फैक्टर क्या होता है, क्या होगा ये, फैक्टर वैक्टर जब भी लगे, जब भी बोले फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वैक्टर जब भी लगे तो भाई सीधा क्या, डेड लोड एंड लाइव लोड देन एलसीएम कितना, 1.5 सीधा, ऑप्शन बी हो जाएगा उसका। मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग आरसीसी वॉल शुड बी। देखिए आरसीसी वॉल अगर बना रहे हो आप तो उसका मिनिमम जो थिकनेस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए।
बताया हुआ है ये सब। अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं। फॉर वॉल कॉलम्स एंड वर्टिकल फेसेस ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर मेंबर्स द फोम वर्क इज जनरली रिमूव्ड आफ्टर। किसके लिए बोल रहे हैं? वॉल कॉलम एंड वर्टिकल फेसेस, है ना। वॉल कॉलम जो होता है मतलब जो आप कॉलम बनाते हो उसमें जो आप फॉर्मवर्क लगा रहे हो वो कितने दिन के बाद आप रिमूव कर सकते हो, है ना, कितने टाइम के बाद, तो वो 24 एंड 48 आवर्स के बाद आप रिमूव कर सकते हो। अब इसका कुछ फॉर्मवर्क का जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम लोग एक बार क्या करते हैं बच्चों वो देख लेते हैं। वो क्या है, एक न्यू स्लाइड ऐड करते हैं इसमें और आपको डाटा बता देता हूँ। चलिए, अब क्या है कि मान के चलिए कि ये जो कॉलम होता है ना अपना, कॉलम कॉलम होता है, जैसे कि ये वॉल हो गया, वॉल, ये वॉल ना, वॉल के साथ जो आप कॉलम लगाए हो यहाँ पे मान के चलो आरसीसी कॉलम लगाया हो, इसके ऊपर जो आप लगाते हो फॉर्मवर्क, है ना, ताकि आप क्या बनाते हो, ऐसा क्यूब बनाते हो, स्लैंड क्यूबॉइड टाइप का बनाते हो, ताकि आप क्या करो इसमें फिल कर सको क्या, ऐसा बनाते हो ना, ताकि आप इसमें क्या करो, फिल कर सको कंक्रीट विथ, ये सरिया ऐसा निकला होता है ना। तो ये जो आपने फॉर्मवर्क लगाया है ये वर्टिकल फॉर्मवर्क, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल फेस ऑफ स्ट्रक्चर, वर्टिकल है ना। तो ये जो फॉर्मवर्क आप कितने साल कितने टाइम के बाद हटा सकते हो, 24 to 48 आवर्स के बाद आप ये फॉर्मवर्क हटा सकते हो, ठीक है। ये क्या है, साइड ऑफ वॉल्स या फिर वर्टिकल फेसेज ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर, ठीक है, तो ये हो गया। वही अगर आपके पास 24 to 48 आवर्स, तो ये तो क्वेश्चन तो बन गया, लेकिन और भी ऑप्शन और भी चीज आपसे पूछा जाएगा। वो क्या पूछा जाएगा, स्लैब, स्लैब का आप कब हटाओगे फॉर्मवर्क्स, है ना। प्रॉप लेफ्ट हैंडर का मतलब क्या हुआ कि ये आपका स्लैब है जैसे, ठीक है। ये ये मान के चलो कि ये प्लाईवुड है, इसके ऊपर आपने क्या करा, इसके ऊपर आपने स्लैब कास्ट किया, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या किया बच्चों, इसके ऊपर आपने स्लैब को कास्ट किया, इसको बस किया। ठीक है, अब नीचे क्या है, नीचे आप लगाओगे फॉर्मवर्क लगाओगे, ये नीचे ये आप लगाओगे, है ना, प्रॉप्स लगाओगे इसका। ये प्रॉप्स किस चीज का होता है, प्रॉप्स आप जनरली स्टील का लगाते हो, स्टील पाइप्स और बैम्बू प्रॉप्स लगाते हो, तो आप प्रॉप्स हटाओगे, प्रॉप्स तो नहीं हटाओगे, ये जो आपने ये जो लगाया है इसको क्या बोलेंगे, प्रॉप। तो प्रॉप को हटाने आप हटा ये प्रॉप, ये जो है ना ये ये प्रॉप्स तो लगा रहेगा, लेकिन ये जो आपने प्लाईवुड लगाया है, ठीक है, प्लाईवुड अगर आप हटाना चाहते हो तो ये कितने दिन के बाद हटा सकते हो, प्रॉप लगा रहेगा तो वो हटा सकते हो 3 डेज के बाद, है ना। और अगर आप वही अगर बीम के नीचे जो प्लाईवुड बीम सॉफिट्स जिसको बोलते हैं, बीम सॉफिट्स, बीम सॉफिट्स का फॉर्मवर्क आप कितने दिन के बाद हटा सकते हो, 7 डेज के बाद। फॉर्मवर्क होता है ना ये, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था, प्रॉप्स तो फॉर्मवर्क के नीचे लगा होता है, तो आप फॉर्मवर्क रिमूव कर सकते हो, प्रॉप्स नहीं हटा सकते स्लैब के नीचे, कम से कम तो कम से कम कितना दिन। स्लैब के केस में दो ऑप्शन है, स्लैब स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर, अगर 4.5 मीटर तक का स्लैब है तो आप 7 दिन से पहले तो प्रॉप हटाना ही नहीं है ना। अगर 4.5 मीटर से ज्यादा है स्लैब के केस में क्या है, अगर 4.5 मीटर तक है तो ये जो प्रॉप्स है, प्रॉप्स वो आप कितने दिन के बाद हटा सकते हो, 7 डेज के बाद, है ना, अंडर 4.5 मीटर, है ना, ओवर 4.5 मीटर अगर रहता है तो कितने दिन के बाद हटाओगे आप, 14 डेज के बाद हटाओगे, ठीक है। ये थोड़ा हो जाता है मेरे को कंफ्यूजन ये प्रॉप्स और फॉर्म वर्क में, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो बैम्बू और स्टील पाइप होता है वो क्या होता है, प्रॉप्स होता है, और ये जो प्लाईवुड टाइप का जो रहेगा जिसपे आप
कास्ट करोगे वो क्या है, फॉर्म वर्क है। तो फॉर्म वर्क जो है आप हटा सकते हो 3 दिन के बाद। अगर प्रॉप लगा रहेगा, प्रॉप आप नहीं हटाओगे, स्लैब के केस में 3 दिन के बाद हटा दो, है ना। बीम के केस में 7 दिन के बाद हटाना है, ठीक है। प्रॉप्स कब हटाओगे, 4.5 मीटर तक का स्लैब होगा तो 7 दिन तक के बाद हटा दो। अगर 4.5 मीटर से ज्यादा का स्लैब होगा तो 14 दिन के बाद हटाना है। वही अगर बीम के केस में हटाना है तो बीम के केस में क्या करोगे बच्चों, बीम के केस में, बीम के केस में, इन केस ऑफ बीम, अगर बीम 6 मीटर तक का है तो प्रॉप्स हटाना है आपको 14 दिन में, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 6 मीटर है, ग्रेटर देन 6 मीटर है तो फिर आपको यही कितने दिन में हटाना है प्रॉप्स, 28 डेज में है। क्यों, स्लैब से जो है लोड ट्रांसफर होता है बीम पे, बीम से ट्रांसफर होता है कॉलम पे। तो बीम इज द मेजर पार्ट विच ट्रांसफरिंग लोड, विच टेकिंग लोड्स फ्रॉम द स्लैब्स। तो ये ध्यान में रखना है, बीम पे ज्यादा दिन रखना है, स्लैब में कंपैरेटिवली कम, आधा आधा समझ लो, है ना। चलो अब देखिए, ये तो हो गया, ऑप्शन ए होता है इसका, बता दिया अभी। मिनिमम थिकनेस ऑफ reinforced कंक्रीट वॉल्स शुड बी, ये क्वेश्चन तो करा हुआ है अपना, है ना। ये तो क्वेश्चन करा हुआ है। क्या बताया था इसका, ऑप्शन बी बताया था, 10 सेंटीमीटर reinforced कंक्रीट है। तो कितना बच्चों, करेक्ट ऑप्शन इज 10 सेंटीमीटर। चलिए और देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। परमिसिबल कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट, ये M20 का, तो देखिए केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मैं क्या बोला हूँ, जैसे ही 20 को जो है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर को इन्होंने क्या किया है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको बोला है, बताओ। तो जब हम केजी पर 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट करना है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम क्या बोले थे आपको, 20 को जो है किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोले थे, 100 डिवाइडेड बाई 10, कितना हो जाएगा, 200 kg/cm²। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मीटर ऑफ डिजाइन, द डिजाइन लोड इज, डिजाइन लोड क्या होता है, डिजाइन लोड होता है द कैरेक्टरिस्टिक्स लोड विद एप्रोप्रिएट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स। फिर क्या है, फिर है द कैरेक्टरिस्टिक लोड विथ एप्रोप्रिएट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये तो होता ही नहीं, क्या होता है ये WSM में जो है, इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, द मेथड ऑफ डिजाइन, द डिजाइन लोड इज कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, ठीक है बच्चों। डिजाइन लोड क्या है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स लोड है, ठीक है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये सब का जो लोचा है वो किस में है, LSM में है। लेकिन WSM क्या है, WSM डिजाइन लोड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। डिजाइन लोड जो है LSM में क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी करते हैं, ठीक है। सेफ्टी फैक्टर जो भी है, पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर, वो LSM में करते हैं, लेकिन इधर क्या है, इधर है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। पार्शियल पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर ऑफ कंक्रीट इज 1.5, पता ही है। इन लिमिट स्टेट डिजाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ है तो मैं इसका कुछ डाटा है IS कोड का, मैं वो बता दे रहा हूँ, उससे आपको इसमें कुछ नहीं, एक्सियल लिमिटिंग का कब लेते हैं वो पूछ रहा है, लिफ्टिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस कब लेंगे, ये न्यूट्रल एक्सिस जो हम लेंगे वो लिमिटिंग बैलेंस सेक्शन जो बताया था ना बच्चों, वो है। तो बैलेंस सेक्शन में आपका न्यूट्रल एक्सिस कितना कहाँ पे मिल जाएगा, वो है। तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए आपको एक टेबल है, वो मैं बता दे रहा हूँ। वो टेबल है IS कोड में दिया हुआ है ये सब, FE
ये सारा स्टील का है ग्रेड, ठीक है। 250 केस में कितना होगा, फिर 415 केस में कितना होगा, 500 केस में कितना होगा, 550 केस में कितना होगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक्सिव लिमिटिंग इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सिव लिमिटिंग इज इक्वल टू होता है के इंटू डेप्थ, डेप्थ ऑफ कंक्रीट reinforcement bar from the top most part of the concrete, ठीक है। तो केडी होता है एक्सियल लिमिटिंग, ठीक है। ये बैलेंस सेक्शन में आप एकदम एक्सियल लिमिटिंग से आप न्यूट्रल एक्सिस का पता लगा लो। अब इसी एक्सियल लिमिटिंग से आप एलएसएम में क्या करोगे, आप पता लगाओगे कि सेक्शन जो है हमारा रेनफोर्स्ड है, ये अंडर रेनफोर्स्ड है, ओवर रेनफोर्स्ड है। यही एक्सियल लिमिटिंग वैल्यू से, एक्सियल लिमिटिंग से ऊपर अगर आगे हमारा अगर जो है वो स्ट्रेस लाइन को अगर एक्सियल लिमिटिंग से ऊपर कट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अंडर इन्फोर्स्ड हो जाएगा। अगर एक्सियल लिमिटिंग से नीचे कट कर रहा है, सीजी अगर नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो ओवर इन्फोर्स्ड हो जाएगा। अब चलिए, अब के का वैल्यू देखिए, 250 केस में जो होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, 250 केस में होता है 0.53, 250 के केस में 0.53, 415 के केस में 0.48। अब टोट 0.02 माइनस होते चला चला जाएगा, 0.46, 0.44। तो हमें कितना पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो किसी ऐसा पूछ नहीं रहा है FE 250 या FE 500। तो इसमें से देखिए कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है, 0.48 मैच कर रहा है FE 415 का। तो ये आप लगा दो बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे खत्म हो गया, सारे क्वेश्चन हमने करा दिए आपको। अब कल हम फिर, मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस का स्लाइड बना के लाऊंगा, है ना। 50 क्वेश्चन में से फिर जितने कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं तो उसमें थोड़ा ऐसा नहीं है कि मैं समझाऊंगा नहीं, मैं वापस से समझाऊंगा वो सारे कॉन्सेप्ट, ताकि वो सब दिमाग में फिट हो जाए, है ना। कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन तो इसी से आए हैं, इसलिए जब सबके दिमाग में फिट हो जाए इसलिए मैं फिर से थोड़ा, मतलब इतना डिटेल में, जो डिटेल में बताया हूँ तो वो आपको मैं बोल के बता दूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा सारा कॉन्सेप्ट। तो चलिए यहीं पे हम अपना क्लास को करते हैं एंड। गुड बाय, टेक केयर।